डेनियल मेदवेदेव को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। आज फेडरर से होगा मुकाबला। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर नजर। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि केंद्र की मोदी सरकार का आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में होने वाले एक समारोह में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रिमंडल के नए सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार है। और इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, शैलेंद्र मिश्र और उसके अलावा सुधाकर दास। शैलेंद्र, शुरुआत आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी के और कुछ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं का प्रधानमंत्री से मिलने का एक सिलसिले की शुरुआत हुई है। क्या यहाँ से एक तरीके से आज का जो कैबिनेट विस्तार है उसकी हम एक आहट देख सकते हैं? जी बिल्कुल। आप आर्यन निश्चित तौर पर आप देखें कि एक प्रक्रिया रहती है कि जब भी एक तरह से देखें कैबिनेट विस्तार का समय जब आता है उससे पहले हम देखते हैं कि काफी मुलाकातों का दौर चलता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर। पिछले हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं। उससे पहले एक बीजेपी कार्यालय में कई बैठकें हुई, तमाम नेताओं को बुलाया गया और अब ठीक कैबिनेट विस्तार हम जानते हैं आज शाम जब 6 बजे होना है शपथ ग्रहण समारोह, उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री आवास पर तमाम उन नेताओं का आना जारी है जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जो जिनकी मुलाकात होती है उनमें से तमाम वो चेहरे होते हैं जो जिनको आप शपथ ग्रहण करते देख सकते हैं। लेकिन अंतिम तौर पर जो सूची होती है वो तभी एक तरह से कहें उचित होगा ये कहना कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रपति भवन भेजी जाती है। लेकिन जो नेता यहाँ पर आए हैं उनका हम नाम लेना चाहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चूंकि हम जानते हैं कि लगातार इस मामले में देखें तो पहले कई बीजेपी नेताओं के साथ उनकी पार्टी स्तर पर एक बातचीत चलती रही थी, तो ऐसे में जब तमाम नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो भी प्रधानमंत्री निवास पर मौजूद हैं, जिसमें जो नेता आए हैं इसमें एक दिखता है कि अलग अलग राज्यों से देखें तो दरअसल तमाम वो नेता हैं जिनको यहाँ बैठक के लिए बुलाया गया है, जिसमें जो मौजूदा मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। राज्य मंत्री इस वक्त वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वो भी प्रधानमंत्री निवास सबसे थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। इसके साथ ही साथ रूपाला है और जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो दरअसल कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है, यानी उन्हें राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो कौन वो चेहरे होंगे परफॉर्मेंस और राज्यों में उनकी उपयोगिता के लिहाज से वो काफी हद तक ऐसे देखें, इससे एक अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि एक व्यापक विस्तार जो कैबिनेट विस्तार देखने को मिलेगा, जिसमें एक तरह से एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी, जहां उन राज्यों पर जोर होगा जहां पर एक तरह से देखें कि पार्टी का अगले 1-2 सालों में खूब फोकस रहने वाला है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्य हो। अब साथ ही साथ सभी राज्यों में एक तरह से देखें वो एक समुचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे तमाम चेहरे आए हैं, जिसमें शोभा करंजले कर्नाटक से आती हैं, वो भी मिलने आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक व्यापक स्तर पर देखें तो महाराष्ट्र से कुछ चेहरे हैं जो मिलने आए हैं। तो निश्चित तौर पर कई राज्यों का प्रतिनिधित्व विस्तार में देखने को मिल सकता है। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ में। सुधाकर दास भी हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ में। सुधाकर, एक अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो प्रधानमंत्री का एक विशेषाधिकार होता है कि वो मंत्रिमंडल में एक सहयोगी के तौर पर किसको शामिल करेंगे, उस लिहाज से उन्होंने अपना एक फैसला लिया होगा। लेकिन व्यवस्था के तहत आप बताइए अभी गुंजाइश कितनी है, कितने मंत्रियों को शपथ के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा 2019 में जब मंत्रिमंडल बना था उसके बाद काफी संख्या में मंत्रिमंडल में अधिकतम की सीमा के आधार पर गुंजाइश बनती है, वो कुछ थोड़ा जो संवैधानिक व्यवस्था है, प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो देखिए संवैधानिक व्यवस्था है ये कहती है कि 15% तक जो कुल सांसद हैं लोकसभा में उतने मंत्री रह सकते हैं। उस लिहाज से कहे तो
81 मंत्री रह सकते हैं, लेकिन मौजूदा अगर मंत्रिमंडल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 53 मंत्री है। मतलब ये कहा जा सकता है कि 28 मंत्रियों की जगह भी खाली है। लेकिन अरेंद्र, आप अतीत में जाएं तो इस बात को लगातार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस हो या फिर कई बार सरकार के लोगों को संगठन में भेजने की कवायद हो, इस तरह की तमाम चीजों को किया जाता। हमने इससे पहले भी देखा, आपने ये सवाल भी पूछा था कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है, राजनीतिक शख्सियत है, वो ज्यादा से ज्यादा संवाद करने में यकीन रखते हैं, चाहे पार्टी के भीतर की बात हो या सरकार के मंचों पर बात हो। और यही वजह है कि हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितनी बैठकें प्रधानमंत्री मोदी ने की होगी उतनी शायद ही किसी और प्रधानमंत्री ने ली होगी। तो इस तरह से ये उनका एक तरह से उनकी कार्यशैली है। उस लिहाज से कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या है जो पद मंत्रिमंडल में रिक्त है। इसके अलावा कई जो मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार भी है, तो उस लिहाज से भी काफी गुंजाइश बनती है अगर इस तरह की कोई कोशिश होती है। क्योंकि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ लोगों को संगठन में कार्य करने के लिए, क्योंकि अतीत में ऐसा होता आया है, तो काफी संख्या में जो है गुंजाइश बन सकती है। उस लिहाज से कह सकते हैं, क्योंकि बीते 1.5 वर्षों में पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना महामारी का प्रभावी तरीके से मुकाबला करने में जुटा था। हमने पहले लहर में भी देखा और दूसरी लहर का भी जब देश ने प्रभावी तरीके से मुकाबला किया, उसके बाद अब जब देश तेजी से अपने पांव पसार रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था को तेजी से देश आगे बढ़ाना चाहता, आत्मनिर्भर भारत के सपने को प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ाना चाहते, तो इन तमाम चीजों पर कौन ऐसे लोग होंगे जो काम कर सकते हैं, खड़े उतर सकते हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए। लेकिन निश्चित तौर पर आपका जो सवाल था, तो बड़ी संख्या में मंत्रियों की यहाँ गुंजाइश रहेगी और हम देख भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री से खासी संख्या में मिलने के लिए लोग पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर शाम 6 बजे मेरा अपना अनुमान है, देखिए आधिकारिक तौर पर अभी किसी को इसके बारे में कोई जानकारी, मेरा अपना अनुमान है, लेकिन क्योंकि काफी अरसे बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की लगातार वो बस कसौटी पर स्केल और स्पीड के साथ साथ जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो क्षेत्रीय एस्पिरेशंस हैं, वो तमाम चीजें पूरी हो, उस पर कौन लोग काम कर सकते हैं। तो एक निश्चित तौर पर कई लोगों को इस बार प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। जी सुधाकर, आप रहिए हमारे साथ में। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अब क्या चीजें, या कहा जाए एक पैमाना होता है, क्या चीजें जहन में रहती हैं जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के विस्तार की बातों को अपने मन आगे बढ़ाने की ओर अब बढ़ते होंगे? तो निश्चित तौर से परफॉर्मेंस एक बड़ा कसौटी होगी। उसके अलावा जिस तरीके से क्षेत्रीय अस्मिताओं को, क्षेत्रीय एक बैलेंस बनाने की जो बात कही जाती है, वो सब भी कहीं ना कहीं एक पैमाना और तकाजा रहा होगा। जी बहुत शैलेंद्र, आपकी आवाज हम तक बेहतरी से नहीं पहुंच पा रही है। शैलेंद्र, आप से नेटवर्क हम बेहतरी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक ये सवाल लेकर मैं सुधाकर का रुख करता हूं। सुधाकर, यही बात कि किस तरीके से तमाम चीजें रहती हैं कि जब आपको अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाने का और आगे बढ़ना है, तो ऐसे में पैमाना क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा है कि वो लगातार परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा उनका फोकस रहता है और किस तरीके से वो खुद एक तरीके से ज्यादा समय काम करने में विश्वास करते हैं और ऐसे ही सहयोगियों को वो चाहेंगे भी। जी बिल्कुल, देखिए एक सीधे तौर पर बीते समय के हिसाब से आकलन करें तो सरकार की ना सिर्फ नीति ये रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बल्कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो प्राथमिकता, इसको इस कसौटी पर जरूर कसा जाएगा, जो तमाम लोगों को लिया जाएगा कि वो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के लिए किस तरह से योगदान दे सकते हैं। दूसरी चीज जरूर लगातार उनके बीते मंत्रिमंडलों के विस्तार में भी दिखी है, उन्होंने हमेशा योग्यता को तरजीह दी है। तो कोशिश ये भी उनकी रही है कि जो क्षेत्रीय एस्पिरेशंस हैं, चाहे पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात हो, दक्षिण भारत की बात हो, पश्चिमी भारत की बात हो, उत्तर भारत की बात हो, मध्य भारत की बात हो, SC ST पिछड़े वर्ग की बात हो, या महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात हो। हमने देखा कि उनके ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा SC ST समुदाय के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो महिलाओं को खासी संख्या में तरजीह दी गई। पहला
फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर देश का, जिसको सीसीएस में जगह मिली, उनके कार्यकाल में ही बनाया गया। तो हम समझ सकते हैं कि इस मंत्रिमंडल पर अगर किसी चीज की छाप होगी तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी छाप होगी। और जिस तरह के वो हार्ड टास्क मास्टर हैं, तो वो जरूर उम्मीद करते हैं कि जितनी मेहनत वो काम करते हैं, जितनी मेहनत से वो काम करते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग भी उसी तरह से कदम ताल करें, उसी तरह से योगदान दे, उसी तरह से आम लोगों की चिंता करें, आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। तो साथ ही साथ एक तरह से उनकी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी कैबिनेट में लेकर आए। और ये अतीत में दिख चुका है, चाहे माफ कीजिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे लोग भी तो कई बार एक तरह से चौंकाते भी हैं वो अपने फैसलों से, लेकिन उनका फोकस हमेशा, मुझे जैसा लगता है कि ये फोकस रहा है कि योग्यता वाले लोग, शिक्षित लोग, लोगों की जनभावनाओं को समझने वाले, आकांक्षाओं को पूरी करने वाले और देश को तेज रफ्तार विकास के राजमार्ग पर ले जाने वाले, तो ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए। तो क्षेत्रीय अस्मिताओं को जरूर ध्यान में रखा जाए। और निश्चित तौर पर आखिरी चीज इसमें आर्यन मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का एक उनकी जो अपनी नीति है उसको उसके आगे बढ़ने को लेकर जो प्लान है, रोड मैप है, तो उसका भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर ध्यान रखा जाएगा। जी, शैलेंद्र का हम रुख करते हैं। शैलेंद्र, यही बात कि आखिर एक बैलेंस कैसे बनाने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री के माध्यम से सब मंत्रिमंडल विस्तार में। दूसरा, आपने देखा है कि पहले भी जिसका जिक्र सुधाकर ने किया कि एक सरप्राइज एलिमेंट भी कई बार हमको देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्तियों का चयन होता है जो काम के आधार पर किस तरह से देश की जो पूरी पॉलिसी उसको आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी तय करना प्रधानमंत्री नहीं भूलते हैं। बिल्कुल आर्यन, निश्चित तौर पर एक सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलता है अक्सर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई फैसला लेते हैं। हम देखेंगे कि जब शाम को जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, कौन कौन से नए मंत्री शपथ लेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ चौंकाने वाले नाम भी अगर सामने आए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस निश्चित तौर पर एक जेहन में जब जानते हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाने वाली होती है तो तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। जो एक तरह से देखा जा रहा है कि महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ने जा रही है, इसके संकेत स्पष्ट तौर पर हैं। और साथ ही साथ क्षेत्रवार जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ाया जाने वाला है, उत्तर प्रदेश को लेकर या पश्चिम बंगाल को लेकर या फिर कर्नाटका और महाराष्ट्र को लेकर एक तरह से देखें तो नए मंत्री सामने आ सकते हैं और उनको शपथ आज दिलाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन के तौर पर देखें तो इस वक्त सिर्फ रामदास अठावले हैं। हम जानते हैं कि रामविलास पासवान के निधन के बाद दरअसल देखें और हरसिमरत कौर बादल के त्यागपत्र देने के बाद दरअसल गठबंधन सहयोगियों के जो बाकी गठबंधन के सहयोगी हैं, चाहे वो एलजेपी हो, अपना दल हो, हालांकि एलजेपी में हम जानते हैं कि एक विवाद की स्थिति आई थी, तो दरअसल किस तरह से गठबंधन के सहयोगियों को, खासतौर पर जेडीयू को कितने मंत्रिमंडल में उन जेडीयू के जो सांसद हैं वो मंत्री बनने वाले हैं, इस पर नजर होगी। चूंकि कल संकेत स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार ने दिए थे कि उनके आरपी सिंह बात कर रहे हैं जेपी नड्डा से, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो जेडीयू के कौन कौन मंत्री बनेंगे ये भी एक तरह से देखने वाली बात होगी, इस पर भी सभी की निगाहें होगी। तो एक तरह से सहयोगियों को शामिल करने को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से विस्तार हो सकता है। दूसरी बात यह है कि महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है, इसके बहुत स्पष्ट संकेत है। और जो अभी एक रणनीति के लिहाज से अहम राज्य बीजेपी के लिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उनमें उत्तराखंड हो, वहां से कुछ नए चेहरे सामने आ सकते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है और कुछ राज्य मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है, ये भी स्पष्ट संकेत है, यानी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये तरह से देखें बहुत बड़े बदलाव की एक रूपरेखा एक तरह से दिखाई दे रही है अंतिम तौर पर। बिल्कुल शैलेंद्र, और सच्चाई है क्या कहा जाए, अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पता है, क्योंकि उनको अपने सहयोगी के तौर पे कैबिनेट में किसको शामिल करना है ये विशेषाधिकार एक तरीके से प्रधानमंत्री का होता है और वो तय करेंगे। और शाम 6 बजे के आसपास हमको इस बात की स्पष्ट जानकारी मिलेगी आखिर नया मंत्री कौन कौन बनने जा रहा है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, सुधाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर आप रखिए नजर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अब बात करते कुछ और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि ममता बनर्जी के बयान ने कोर्ट की छवि पर बुरा प्रभाव डाला है। बता दें कि ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा के भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से अलग होने की मांग की थी। हालांकि अब इस मामले से कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंद्रा ने खुद को अलग कर लिया है। और राजीव भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ में इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। राजीव, देखा जाए तो अपने आप में एक अजीब प्रकार का मामला, जहां पे राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर कोर्ट इस प्रकार का फैसला करता है कि साहब आपका जो बयान है, जो आपकी बात है, वो बेहद गलत, क्योंकि वो पूरी न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करती है और इस वजह से 5 लाख का जुर्माना भी लगा। जी हाँ आर्येंद्र, आपको याद होगा नंदीग्राम चुनाव के बाद इस नंदीग्राम चुनाव के नतीजे पर पुनर्गणना की मांग कर एक मुकदमा दर्ज किया गया था कोलकाता हाई कोर्ट में, और न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा की अदालत में इसकी सुनवाई हो रहा था। तो पहले दिन की सुनवाई के बाद ममता बनर्जी की ओर से जो वकील थे वो मांग की कि किसी दूसरे कोर्ट में इसको लिया जाए, क्योंकि और उन्होंने अपने बयान में कुछ जो न्यायमूर्ति हैं उन पर, उनकी निरपेक्षता पर कुछ सवाल उठाए थे। और आज उसकी दोबारा सुनवाई में जस्टिस कौशिक चंद्रा ने ये कह दिया है कि वो अपने आप को इस मुकदमा सुनने से हटा लेते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसको लेके एक विवाद पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है, और विवाद अभी से शुरू हो गया। तो इसको मद्देनजर रखते हुए वो अपने आप को हटा रहे हैं कोर्ट से, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये अदालत के समय का बर्बाद करने के लिए उन पर ये जुर्माना किया जा रहा है। लेकिन और ये केस जो है, उन्होंने ये भी कहा कि भी सुन सकता है और इसलिए किसी नहीं जाए, लेकिन अदालत के समय बर्बाद करने के लिए और ये हमारी जो ये कानून व्यवस्था है उस पर कुछ सवाल उठाने के लिए उन पर ये 5 लाख रुपए की जुर्माना है। लेकिन आगे चल के इनका तृणमूल की ओर से या चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में अभी तक नहीं मिला है। जी आर्यन। राजीव, लेकिन अपने आप में मामला ये बेहद गंभीर है कि जब न्यायपालिका पर ही कोई एक सवाल खड़ा करे इस प्रकार से, वो भी ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, ये अपने आप में भारतीय न्यायिक व्यवस्था को लेकर एक प्रकार से एक बेहद गंभीर मामला बन जाता है। जी आर्येंद्र, मैं आपको एक चीज याद कराना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि वाम मोर्चे के समय पे यहाँ कोलकाता के मेयर थे विकास भट्टाचार्य, जो कि अपने आप में एक बड़े जाने माने वकील है। उन्होंने इस मामले पर अपने बात करते हुए कहा था कि कोई भी वकील, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकता है या उनका समर्थक हो सकता है, लेकिन जब वो किसी कुर्सी पे बैठता है उनकी निरपेक्षता पर इस तरह के सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे अपने आप में पूरे जो सिस्टम है उस पर एक सवाल है। जब कोई वीआईपी इस तरह के सवाल उठाता है जी, ये पूरे सिस्टम के लिए शायद वजह से ये जुर्माना किया गया है, लेकिन इसका आगे क्या होगा आगे चलकर वो हमें देखना होगा। बिल्कुल, शुक्रिया राजीव, फिलहाल इस बातचीत के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मिड डे प्राइम में। नजर डालते हैं कुछ और देश की राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर।
और राष्ट्रीय प्राइम में सबसे पहले बात कोविड की। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 43,733 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। तो वहीं देश में अब तक 2,97,99,534 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.29% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 43,733 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं 47,240 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 55वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.18% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,59,920 है। और जिसका हम जिक्र कर रहे थे, पिछले 24 घंटे में 47,240 मरीज स्वस्थ होकर ठीक हो चुके हैं। ये इस वजह से 97.18% रिकवरी रेट हो गया है और जो कुल संख्या है वो करीबन 4,59,920 के आसपास बनी हुई है और 36.13 करोड़ लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन भी हो चुका है। कहा जाए डोज दी गई है वैक्सीनेशन की, 36 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 36,13,23,000 से ज़्यादा कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 36,05,998 टीके लगाए गए हैं। हिंदी सिनेमा के जाने माने कलाकार दिलीप कुमार जी का आज निधन हो गया। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार 98 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दिलीप कुमार ने आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार को 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया और 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें 1997 में निशान-ए-इम्तियाज से नवाजा था, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दिग्गज अभिनेता का सांता क्रूज के जुहू कब्रिस्तान पर आज शाम 5 बजे सुपुर्द खा किया जाएगा। दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान फिल्म प्रेमियों के लिए शायद ही किसी परिचय के मोहताज हों। बॉलीवुड के बादशाह रहे दिलीप कुमार अपने संवेदनशील अभिनय और संवाद अदायगी के लिए हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करते रहेंगे। अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। उस दौर में जब फिल्म इंडस्ट्री में शोमैन राज कपूर से जुबली स्टार राजेंद्र कुमार तक एक से बढ़कर एक नायक थे, दिलीप कुमार ने 70 mm के रुपहले पर्दे पर अपने लिए स्टारडम की एक अलग ही ट्रैजिक पटकथा लिखी थी। पेशावर तब के पाकिस्तान में जन्मे दिलीप साहब का सपनों के शहर मुंबई से तारुफ उनके अब्बाजान की वजह से हुआ, जो यहाँ नौकरी करते थे। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा थी, जो 1944 में आई। 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले 2 दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए थे। इस अभिनेता ने रंगीन और रंगहीन सिनेमा के पर्दे पर अपने आप को कई रूपों में प्रस्तुत किया। वे ट्रेजेडी किंग भी कहलाए और ये भी सिद्ध किया कि हास्य भूमिकाओं में वे किसी से कम नहीं हैं और वे एक ऑलराउंडर भी हैं। फिल्मी सितारों में दिलीप साहब ने जो काम किया और नाम कमाया वो अद्भुत है। डायलॉग डिलीवरी से लेकर अदाकारी तक में उनके सामने कोई नहीं टिकता। आगे निकल गई थी, फिर जानबूझकर जीती हुई बाजी क्यों हारी तुमने? दृश्य चाहे रोमांटिक हो या फिर हास्य का, दोनों ही जगह उनका सिक्का खनकता था। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। शीघ्र ही राज कपूर और देवानंद के आगमन से दिलीप, राज, देव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का निर्माण हुआ। दिलीप कुमार प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज की उपज हैं, जहां देविका रानी ने उन्हें काम और नाम दिया। यहीं वे यूसुफ खान से
दिलीप कुमार बने। नौशाद, महबूब, बिमल रॉय और के आसिफ ने दिलीप के साथ कई क्लासिकल फिल्में देश को दी। 44 साल की उम्र में अभिनेत्री सायरा बानो से विवाह करने तक दिलीप कुमार वे सब फिल्में कर चुके थे जिनके लिए आज उन्हें याद किया जाता है। दिलीप साहब को 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा गया और 1995 में फिल्म का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया गया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1997 में निशाने इम्तियाज से नवाजा, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1953 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के श्री गणेश के साथ दिलीप कुमार को फिल्म दाग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। अपने जीवन काल में दिलीप कुमार को कुल 8 बार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और ये एक कीर्तिमान है। अंतिम बार उन्हें सन 1982 में फिल्म शक्ति के लिए ये इनाम दिया गया था, जबकि फिल्मफेयर ने ही उन्हें 1993 में राज कपूर की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। हिंदी सिनेमा में सबसे सफल और चर्चित कलाकार का नाम तलाशेंगे तो शायद एक ही नाम उभर कर सामने आए और वो है दिलीप कुमार। प्रेम का छुट्टी है, पटाखा तो धमक होई बेकरी। हिंदी सिनेमा के स्वर्ण काल में दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा को सबसे अधिक सफल फिल्में दी। भले ही बाद में कई सुपरस्टार बने हों, महानायक बने हों, लेकिन सच तो यह है कि दिलीप कुमार की ऊंचाइयों को छूना हर किसी का सपना रहा है। आज की रात मुस्कुराता है। इंडस्ट्री में आने वाला हर नया कलाकार उन्हें अपने आदर्श के रूप में देखता है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी में जो मुकाम बनाया वो अच्छे अच्छे लोगों के लिए एक ख्वाब है। आज की नई पीढ़ी के बहुत से लोग चाहे दिलीप कुमार के फिल्मों के महान योगदान और उनकी कई बड़ी उपलब्धियों को ना जानते हों, पर दिलीप कुमार सफलता के जिस शिखर पर पहुंचे वहां आज तक कोई और नहीं पहुंच सका है। आज उनके जाने से फिल्मी दुनिया के स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रख्यात फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने अपना भाई खो दिया है। मैंने अपना भाई खो दिया है। वो सबों से भी ज्यादा प्यार करते थे मुझे। पहली मुलाकात में ऐसे लगा कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। अब और क्या सुनाऊं, जमाना सुना रहा है, मैं क्या सुनाऊं उनके बारे में। लेकिन आज एक बहुत बड़ा सदमा लगा है मुझे। अभिनेता अनुपम खेर ने दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार को याद करते हुए कहा कि वे अपने आप में एक संस्था थे जिनसे हर अभिनेता ने सीखा है। दिलीप कुमार साहब के जाने से सिनेमा और अभिनय की दुनिया में एक युग की, एक सदी की समाप्ति हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिनय सम्राट के निधन से शायद देश का अभिनय अनाथ हो गया। दिलीप साहब एक पूर्ण अभिनेता थे, एक ऐसी शख्सियत जिनकी बगल में चुपचाप कुछ देर बैठने से भी एक एक्टर एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकता था। उनकी एक्टिंग की छवि कहीं ना कहीं आपको हर कलाकार में देखने को मिल सकती है। वो एक्टिंग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन थे। उनके जैसा पूर्ण कलाकार न कभी आया है, न कभी आएगा और न कभी आया था। On a personal note, I lost a mentor, a friend, a guide and an acting guru. हमारी सहयोगी श्यामा इस वक्त हमारे साथ में मुंबई से जुड़ रही हैं, जो कि दिलीप कुमार साहब के घर के बाहर से इस वक्त मौजूद हैं। श्यामा, किस तरीके से आज सिनेमा जगत अपने इतने दिग्गज कलाकार, सहयोगी, बड़े मेंटर और एक तरीके से कहा जाए जिस अध्याय का अंत हो गया, ऐसे बड़े कलाकार दिलीप साहब को याद कर रहा है? जी देखिए आरेंद्र, सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि यहाँ पर जहाँ दिलीप कुमार साहब का घर है वहाँ पर एक शोक का माहौल बना हुआ है। साथ ही कई फिल्म जगत के जो सितारे हैं नामचीन, वो यहाँ पर मिलने एक आखिरी दर्शन लेने के लिए आए हुए हैं। उनमें से कुछ नाम मैं अगर आपको बताऊं तो धर्मेंद्र सबसे बड़े नाम हैं, फिर शाहरुख खान, अनुपम खेर, करण जौहर,
शबाना आजमी, ये सभी लोग, विद्या बालन उनके हस्बैंड, ये सभी लोग आके आखिरी दर्शन करके गए हुए हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी एक अंतिम दर्शन लिया है दिलीप साहब का। और उसके अलावा अगर हम आपको दिखाना चाहें तो जो यहाँ पर माहौल है, पुलिस की चाक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त की गई है, इसलिए क्योंकि सभी जनता को पता है ये बात कि अब दिलीप साहब नहीं रहे, तो ये हो सकता है कि वो एक झलक पाने के लिए अपने चहीते सितारे के यहाँ पर भीड़ कर सकें, और उसी को रोकने के लिए, उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस की चौक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त की गई है। इसके अलावा मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। बात करें उनके पूरी एक तरीके से जीवन की, तो ऑलरेडी आपने जो इतनी बड़ी पैकेज चलाई है उसमें सबसे जो अहम पॉइंट्स थी वो हमने ऑलरेडी बता ही दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे सहयोगी योगेश भी मेरे साथ में है, जो हम सुबह से ही देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर शोक का माहौल बना हुआ है। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे योगेश, जो हस्ती यहाँ पर आए हुए थे, उनसे हमारी बात हुई, क्या एक तरीके से एक माहौल था यहाँ? देखिए श्यामा, कई सारे हस्तियों को हमने देखा है, अगर आप कई दशकों की बात करें, लेकिन जो अभिनय में संवेदनशीलता थी ये इनकी एक विशेषता थी। अगर आप इनकी किसी भी फिल्म को देख लीजिए, चाहे आप उनके गाने को देख लीजिए, एक गाना मुझे याद आ रहा है, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, इसी गाने की एक लाइन है कि मैं भी एक इंसान हूँ, पत्थर नहीं, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं। अगर आप इनके मूवीज़ को देखेंगे तो संवेदनशीलता आपको साफ दिखेगी, और यही चीज़ थी जो इनको दर्शकों से विशेष तौर पर जोड़ती थी। पद्म विभूषण तक इनको मिला था, बात तो ये भी चल रही थी कि भारत रत्न जो है वो भी इनको मिलने की बात जो है वो भी चल रही थी। कई सारे ऐसे सम्मान हैं जो कि सिर्फ इन्हीं के पाले में आए हैं, और दादा साहब फाल्के जो बहुत पहले इनको मिल चुका था, तो कई सारी उपलब्धियाँ थी, और जो संवेदनशीलता मैंने बोला ये इनकी खासियत थी। अगर मैं आज के कार्यक्रम के बारे में आपको जैसा कि मालूम ही है, हम अपने दर्शकों के बाद फिर से बता दें कि करीब 3:30 बजे के समय जो जुहू के पास जो कब्रिस्तान है वहाँ पे इनको जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा, राजकीय सम्मान भी दिया जाएगा। निश्चित तौर पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में इस बात का इस वक्त शौक है कि एक बहुत बड़ा सितारा जो है अब उनके पास, उनके सामने नहीं रहा, लेकिन जो उनकी यादें हैं वो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आपने भी अध्याय की बात की है, तो एक तरीके से बहुत अच्छा उदाहरण के तौर पर दिलीप साहब की एक्टिंग को रखा जा सकता है, एक रेफरेंस बुक की तरह उन्हें यूज़ किया जा सकता है, जो अब आगे आने वाले जो भी होंगे जो एक्टिंग करना चाहते होंगे। योगेश ने बताया राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें विदाई दी जाएगी, तो पुलिस की जो टुकड़ी है यहाँ पर जो राइफल के साथ में आई हुई है वो ऑलरेडी वहाँ पर उनके घर के पास में आ चुकी है। जिस तरीके से बताया गया कि सुपुर्द खाक यहाँ सेंटा क्रूज के पास में जुहू कब्रिस्तान है वहाँ पर किया जाएगा, तो यही हम इंफॉर्मेशन हमारे पास में है कि 5 बजे का समय दिया गया है, तो करीबन 3:30-4 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा। कब्रिस्तान में जनाजे की एक खास नमाज होगी, उसके बाद में जो एक सुपुर्द खाक का पूरा प्रोसेस है वो किया जाएगा। लगभग 1 घंटा आप मान के चलिए वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे। कोविड का समय चल रहा है, इसीलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। 20 से अधिक लोग यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, उनको परमिशन नहीं दी गई है, तो यही माना जा रहा है जो परिवार के पास के जो लोग हैं वही उसमें रहेंगे, और उनके अलावा ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसीलिए पार्थिव शरीर को घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रखा गया, ताकि यहाँ पर अंतिम दर्शन जितने लोग चाहें उतना लोग कर लें। जी श्यामा, सिर्फ महज एक बहुत बड़े अभिनेता का जाना नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान के जाने के तौर पर भी हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, जो बेहद करीबी बड़े परिवार के सदस्य के तौर पे उनको देखते रहे, वो आज वहाँ जुट रहे हैं। ये क्या बताता है उनका जो एक लगाव लोगों के साथ में, ना सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग बल्कि उससे आगे भी जाता था। हमने देखा कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ये भी कहीं ना कहीं उनकी शख्सियत को बयां करता है। बिल्कुल बयां करता है, और ख़ास तौर पर कि 1950 के दशक के वो आखिरी एक अभिनेता थे जो थे हमारे बीच में। ये बात महत्वपूर्ण है दोनों ही देशों के लिए, क्योंकि इनकी जो जर्नी शुरू हुई थी वो भारत के भी और पाकिस्तान के भी जितने भी दर्शक हैं उन सभी को जोड़े हुए रखता था, इनके प्रदर्शन के परफॉर्मेंस की वजह से, साथ ही इनकी जो मूवीज़ थी उसके वजह से। आज हमने भी जब ये न्यूज़ सुनी हमने सुबह में, तो हम यूजुअली यही जानते हैं कि मुगल आज़म, देवदास, आन,
ये सारी मूवीज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जब हमने ये पढ़ना शुरू किया उनके बारे में कि उनकी विकिपीडिया के बारे में या उनके जो भी उपलब्धियां थी उनके बारे में वो सब पढ़ना शुरू किया, तो हम भी हैरान थे कि कितनी ज़्यादा इनके पास में उपलब्धि है। और जिस तरीके से योगेश ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस की अवार्ड्स हैं वो इन्हीं के पाले में है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा अहमियत दिखाता है अपने आप में ही। योगेश से ही बात करना चाहेंगे। योगेश, किस तरीके से आप अपने आप का कनेक्शन जोड़ना चाहेंगे दिलीप कुमार साहब से? किस तरीके से वो आप उनसे कनेक्ट कर पाते थे? देखिए, मैं अगर खुद को एक युवा के तौर पर देखूं तो जितने दशक मैंने अब तक जिया हूं, करीब 3 दशक, उनमें से काफ़ी समय ऐसा है जब हमने देखा कि चीज़ों का एक रिमिक्स कल्चर आया। ये चीज़ तब शुरू हो गई थी जब जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, चाहे वो मुगले आजम की बात कीजिए, मेला की बात कीजिए, देवदास फिल्म की बात कीजिए, ये सब बाद में इसका रीमेक बना। तो समझिए कि जो मैं इस दौर में जिस चीज़ को देख रहा हूँ वो दिलीप कुमार बहुत पहले करके जा चुके थे, यानी कि उन्होंने जो रंगमंच होता है उस पर उन्होंने पहले वो चीज़ें वो स्थापित कर चुकी थी, जिसका प्रतिबिंब हमें बाद में दिखा मौजूदा दौर में। तो अगर आप चाहे शाहरुख खान, अभी छोड़िए, पहले यहाँ पे शाहरुख खान आए जिन्होंने देवदास में किरदार निभाया, कई ऐसे लोग हैं जिनको पुराने देवदास जिन्होंने नहीं देखा हो या फिर उनके बारे में उनकी जानकारी नहीं हो, लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो एक कंप्लीट एक जो कनेक्शन है वो आपको सीधी तौर पे दिखेगा। उन्होंने कई ऐसी मूवीज बनाई जिसका रीमेक बाद में बना। समझिए कि वो कला किस तरीके की होगी। और उनमें से कई ऐसे थे जो कुछ उपन्यास पढ़ते, हम जानते हैं कि शरचंद्र के उपन्यास पे कई सारी फिल्में बनी। जनरली जो आप देखें तो शेक्सपियर की उपन्यास पे बनती है। जनरली साहित्य और कला का एक अटूट जो है वो रिश्ता रहता है। साहित्य से जुड़े हुए रहे, साथ में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, एक सांसद भी रह चुके थे वो हमारे बीच। उसके बाद जो मुंबई में कई सारी डिजिग्नेशन होती है वो उनको मिला। पद्म विभूषण की बात मैंने आपको पहले ही की। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक समृद्ध जिंदगी काफ़ी सम्मानजनक तरीके से उन्होंने जिया। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने, एक बड़ी लकीर उन्होंने खींच के रखी है। उस लकीर को अब आने वाले समय में कौन उसके पहले दूसरी लकीर खींचता है वो देखना होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो हमारे बीच में था, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री को ले लीजिए, उनकी आप अलग अलग रचनाओं को ले लीजिए, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस करने की अदा थी, कुछ उनके ऐसे डायलॉग हैं उसको आप ले लीजिए। इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है जो हमेशा फिल्म इंडस्ट्री और भारत के नक्शे पर हमेशा रहेगी। जी अरिंदर, तो जिस तरीके से आपने देखा कि हम तो एक तरीके से युवा जनरेशन में आते हैं, दिलीप साहब 100 के पास पहुंच चुके थे, तो अपने से इतने साल के छोटे लोगों को भी अगर वो इतना एक तरीके से प्रभावित करते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी जो लेगेसी थी वो क्या होगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके जैसा व्यक्तित्व और शख्सियत के बारे में अगर बात की जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। और वो अपने आप में जो पीछे छोड़ के गए हैं, वो अपना काम छोड़ के गए हैं, जो हमेशा हम सबके यादों में, जहन में जिंदा रहेगा। शुक्रिया फिलहाल श्यामा और योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इस ब्रेक के बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अर्थ जगत की क्या है आज की बड़ी खबरें। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या बड़ी खबरें अगर हम व्यापार जगत की बात करें तो? धन्यवाद आरेंद्र। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जिसका आपने अभी जिक्र किया। सरकार ने अब लोक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के साथ विलय करने का फैसला लिया है। अभी तक ये विभाग भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था। वित्त मंत्रालय के पास अब 6 विभाग होंगे। माना जा रहा है कि विनिवेश से जुड़े फैसले लेने में अब ज्यादा आसानी हो सकती है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश और खर्चे संबंधी फैसले लेने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। इस साल के बजट में सरकार ने LIC और IDBI में विनिवेश का फैसला लिया है और डाइवेस्टमेंट यानी विनिवेश के जरिए वित्त मंत्रालय इस साल 1.95 लाख करोड़ रुपए जुटा सकता है। दरअसल 1965 में वित्त मंत्रालय में ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी।
1985 में से उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बनाया गया और 1990 में ये स्वतंत्र विभाग बना, लेकिन अब इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। वित्त मंत्री कई दिनों से रिव्यू कर रही हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जो सेंट्रल PSUs हैं उनमें विनिवेश को लेकर के जो गतिविधियां हैं उस पर लगातार नजर रखी हुई, तो जो रिव्यू किया जाता है उसमें अब और भी ज्यादा आसानी होने की उम्मीद है। और एक और महत्वपूर्ण खबर, देश में पेट्रोल डीजल के दाम में नरमी आने के संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। देश में आयात किए जाने वाले कच्चे तेल के दाम 6 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर अब थोड़ी नरमी के संकेत दे रहे हैं। MCX पर वायदा बाजार में कच्चे तेल के दाम में आज बुधवार को थोड़ी सी राहत दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $77 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज किए गए। ओपेक की बैठक में भी कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया और इस वजह से अगले कुछ हफ्तों में तेल के दाम फिलहाल स्थिर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और अरब देशों के बीच कुछ समझौता होने के बाद ही तेल के दाम में गिरावट हो सकती है, लेकिन निवेशक कच्चे तेल में मुनाफा वसूली कर सकते हैं और इसलिए हो सकता है दाम थोड़े से गिरे। बात करते हैं शेयर बाजार की। आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले। BSE का सेंसेक्स करीब 67.82 अंक की गिरावट के साथ 52,793 पर खुला। वहीं NSE का निफ्टी 15 अंकों की गिरावट के साथ 15,802 पर खुला। अब से थोड़ी देर पहले देखें तो कारोबार सपाट बिल्कुल, लेकिन जो टॉप गेनर्स हैं उसमें ग्लैंड फार्मा, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स और UPL शामिल हैं, जहां पर 1 से 3.5% तक की बढ़त दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ONGC टाइटल कंपनी ग्रासिम, महिंद्रा एंड महिंद्रा में गिरावट दिखाई दे रही है। 1 से 2.5% के बीच गिरावट, ONGC में सबसे ज्यादा गिरावट। तो फिलहाल व्यापार प्राइम के आज की संग पे सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं आर्यन के पास। शुक्रिया जैन, तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा है कि आतंकवादी प्रचार के लिए इंटरनेट का दुरुपयोग, आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए नए भुगतान के तरीके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आतंकवाद के सबसे गंभीर खतरों के रूप में उभरे हैं। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ एक प्रस्ताव को मंजूरी देने के दौरान तिरुमूर्ति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वीकार किया है कि आतंकवाद का खतरा गंभीर और सार्वभौमिक है और इसे बिना किसी अपवाद के संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के सामूहिक प्रयासों से ही हराया जा सकता है। Internet and social media for terrorist propaganda, radicalization and recruitment of cadre. Misuse of new payment methods such as blockchain currencies, payment wallets, crowdfunding platforms for financing of terrorism, and misuse of emerging technologies such as drones, 3D printing, artificial intelligence, robotics for terrorist purposes have emerged as the most serious threats of terrorism, which warrants collaborative actions from all member states. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने यह भी कहा है कि आतंकवाद को धर्म, विचारधारा, जातीयता या नस्ल के आधार पर किसी भी तरह से न्यायोचित ठहराना उनकी गतिविधियों को बढ़ाने के मदद करेगा। Let us not forget that before 9/11 happened, the world was divided into your terrorists or my terrorists. 20 years later, we are now seeing attempts to divide us once again by adopting new terminologies under the guise of emerging threats, such as racially and ethnically motivated violent extremism, violent nationalism, right-wing extremism, etc. I do hope that member states do not forget history and divide terrorism again into different categories and take us back to the era of your terrorists and my terrorists and erase the gains we have had over the last 2 decades. संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने मंगलवार को बताया कि ईरान ने समृद्ध यूरेनियम धातु के उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये एक ऐसा कदम है जो उसे परमाणु हथियार विकसित करने में मदद कर सकता है। यूरोपीय महाशक्तियों ने ईरान के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि ईरान के इस कदम से 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही वार्ता पर संकट पैदा हो गया है। हालांकि ईरान ने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन का उद्देश्य एक शोध रिएक्टर के लिए ईंधन विकसित करना है। अमेरिका ने ईरान के 20% शुद्ध यूरेनियम धातु के उत्पादन के फैसले को पीछे की ओर लिया गया दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया, लेकिन कहा है कि 2015 परमाणु समझौते के अनुपालन के लिए सहयोग की अनुमति देने वाले कूटनीतिक रास्ते अभी भी खुले हुए हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेस प्राइस ने कहा है कि यह चिंताजनक है कि ईरान परमाणु समझौते की अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का विकल्प चुना है, विशेष रूप से ऐसे प्रयोगों के साथ जो परमाणु हथियार अनुसंधान के लिए अहमियत रखते हैं। वहीं ईरान ने जून में एक परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान ने बताया है कि इस घटना में एक इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा है और सभी उपकरण सुरक्षित हैं। ईरान के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह घटना 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही वार्ता को पटरी से उतारने की इजाजत इजराइल की कोशिश थी। हालांकि इस मुद्दे पर इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने के कार्यालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ईरान ने इजराइल पर पिछले कुछ वर्षों में उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई केंद्रों पर हमले और उसके परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को लोगों से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की है। वहीं डेल्टा वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए बाइडेन ने अपने प्रशासन की रणनीति के बारे में भी चर्चा की। हालांकि प्रशासन 70% वयस्कों को 4 जुलाई तक कोरोना की पहली खुराक देने के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन बाइडेन ने कहा कि सप्ताह के अंत तक 160 मिलियन अमेरिकियों का पूरी तरह से टीकाकरण किया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के प्रसार से जिन लोगों ने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है वह भी कोरोना के टीकाकरण के लिए पुनर्विचार करेंगे, विशेष रूप से युवा लोग जिन्होंने सोचा होगा कि उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। बाइडेन ने यह भी चर्चा की है कि प्रशासन कैसे स्वास्थ्य विभागों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। कोविड टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में नए टीकाकरण स्थलों को खोला गया है। वहीं मॉस्को में गोस्टनी ड्योर शॉपिंग सेंटर और प्रदर्शनी स्थलों को भी टीकाकरण केंद्र में बदला गया है। यह टीकाकरण केंद्र एक दिन में लगभग 6000 लोगों का टीकाकरण कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन टीकाकरण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने कहा है कि रूस में हर दिन 8,50,000 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 56,58,000 से ज़्यादा हो गए हैं। मंगलवार को 737 लोगों की मौत से कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,39,000 को पार कर गया। कोवैक्स सुविधा की प्रबंध निदेशक ऑरेलिया ग्यूएन ने एक बयान में वर्ष के अंत तक दुनिया भर में कोविड-19 टीकों की 1.9 बिलियन खुराक उपलब्ध होने की उम्मीद जताई है, जिसमें गरीब देशों के लिए 1.5 बिलियन शामिल है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कोविड टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोवैक्स नए आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार बात कर रहा है। कोवैक्स ने फरवरी से लेकर अब तक 134 देशों को लगभग 95 मिलियन खुराक वितरित की है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम ने कहा कि दुनिया एक 2 ट्रैक महामारी का सामना कर रही है, जहां एक ओर देशों में कोरोना की लहर ने अस्पतालों में लोगों की संख्या और मौतों में वृद्धि की है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से भी जूझना पड़ रहा है। यूरोपीय आयोग के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी जॉन रियान ने एक बयान में कहा कि कोवैक्स सुविधा के तहत वर्ष के अंत तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों को कोविड-19 टीकों की 100 मिलियन खुराक उपलब्ध होंगी। गौरतलब है कि कोवैक्स सुविधा दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। और हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर पे हम उनसे बात करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई थी उसके आखिर क्या मायने थे। सुधाकर, क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से बताएं। आरेंद्र, देखिए, बहुत बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है शाम 6 बजे, उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमारे सामने आई है। और किस तरह का नया जो मंत्रिमंडल है वो दिखेगा, उसका क्या स्वरूप होगा। सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि एक तरह से ये जो देश के लोग हैं उनकी उम्मीदों, उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओं, जो 130 करोड़ लोग हैं, उस पर खरा उतरेगा ये जो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ये सिर्फ इसके जरिए ना सिर्फ गवर्नेंस आएगा, बल्कि एक तरह से ये पूरे देश की आवाज होगी। और इसको रेनबो काउंसिल भी एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भारत के हर हिस्से
हर समुदाय, हर रीजन की न सिर्फ का रंग दिखेगा बल्कि उसकी वाइब्रेंसी भी दिखेगी। इसे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसे गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की सरकार कह सकते हैं, दबे कुचले लोगों की प्रतिनिधित्व देने वाली सरकार कहा जा सकता है। इतना बड़ा और बड़ी जानकारी आर्यन मैं आपको ये दे दूं, बड़ी जानकारी ये आ रही है कि नया मंत्रिमंडल जब बन जाएगा तो मंत्रिमंडल के स्वरूप में 12 अनुसूचित जाति के मंत्रिमंडल में सदस्य होने वाले हैं नया मंत्रिमंडल बनने के बाद। तो एक बड़ी संख्या है, 12 अनुसूचित जाति के मंत्री रहेंगे और इसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर भी रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आर्यन मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि इनका ये जो 12 अनुसूचित जाति के मंत्री है 8 राज्यों से संबंधित है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु। और आपको कह सकते हैं कि जो सबसे हमारे एक तरह से वंचित समुदाय रहा है, उन जातियों का नाम मैं गिनाना भी चाहूंगा क्योंकि जातिगत व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व है। चमार हो, रामदसिया हो, खटिक हो, पासी हो, गोरी हो, मदिगा हो, महार हो, अरुण दतियार हो, मेघवाल हो, राजवंशी हो, मतवा कम्युनिटी है पश्चिम बंगाल की, धनगर हो, दुसाद हो। अब कितना बड़ा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है अनुसूचित जाति में। 8 जो अनुसूचित जनजाति के मंत्रिमंडल में, नए मंत्रिमंडल में सदस्य होंगे। एक तरह से आप आर्यन इसको आदिवासियों की सरकार कह सकते हैं। इसमें भी 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व रहेगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जानते हैं कि ये सब ट्राइबल बहुल राज्य है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम का प्रतिनिधित्व रहेगा।